आए लास्ट लेक्चर अब कुछ मत बोलना। लास्ट लेक्चर में हमारी आपकी बातें हो रही थी। अच्छा, दाढ़ी के लिए, ओके ओके ओके, आओ। लास्ट लेक्चर में हमने लिविंग बर्ड खत्म किया था, बहुत अच्छा पेपर डिस्कशन हुआ था, है ना। अब सभी लोग पेपर निकालिए। मैंने कहा था पेपर लेके आना है। देखो, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, जो लोग पेपर नहीं दे रहे हैं, ठीक है, कल नहीं दिए हैं, लगभग कम से कम 200-300 बच्चा नहीं दिया था कल पेपर, ठीक है, उन लोगों को मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ी गलती कर रहा है। और अब मैं हर पेपर डिस्कस करूंगा। देखो यार, अभी तक जो पेपर होता था वो मैं बना नहीं रहा था, क्योंकि मैं कोई बुक बना रहा हूँ, उसमें थोड़ा बिजी था, तो मैं पेपर बना नहीं रहा था। अब पेपर मैं ही बनाऊंगा, मैं ही डिस्कस करूंगा। क्लास के अंदर ही कल पूरे पेपर का डिस्कशन हुआ था या नहीं हुआ था? और हमने डिस्कशन में भी बहुत कुछ सीखा था नया, क्योंकि पेपर डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। मेरी बात समझना, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक चीज पर फोकस किया है। अपने 10 साल के टीचिंग करियर में मैंने 8 साल फोकस किया सिर्फ अच्छा पढ़ाने पे, कि मैं खतरनाक पढ़ाऊं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पिछले 2 साल से अपने अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया कि अब सिर्फ मेरा सिखाने पे फोकस नहीं है, सिखाने के साथ साथ आपकी जो छोटी छोटी गलतियां हैं उसको निकाल के फेंकनी है, वरना 90 में 90 नहीं आएगा। अब एक स्टूडेंट आया था, 3 स्टूडेंट आए थे, एक का 90 में 90 था, एक का 90 में 89 था, एक का 90 में 85 था। R1 बैच के थे तीनों। तो जिसका 90 में 90 था ना, उसने मेरे को बहुत अच्छी बात बोली थी। उसने कहा था, सर बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें 90 में 90 तभी आ सकता है जब आपकी स्पीड अच्छी हो। जो मैं बोलता हूँ ना, स्पीड में जाओ, स्पीड में जाओ, स्पीड में जाओ। पहली बार में जो लगे, मतलब मेरा ही ज्ञान मेरे को ही दे रहा था, पहली बार में जो लगे वही आंसर मारिए। क्लासेस कभी ना छोड़िए बायो की, और बहुत ज्यादा बायो मत पढ़िए। समझना मेरी बात। और पेपर डिस्कशन भाई इतना सुंदर कल हुआ था, कल तुम लोग होते मजा आ जाता। बहुत सारे आंसर आप लोगों ने मजे मजे में मार दिए थे। क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा लीनियस के अलावा, कोई साइंटिस्ट नहीं सुना तो आंसर लीनियस हो गया। तो कोई नहीं, एक पेपर के लिए माफी है, अगले पेपर में सभी लोग मौजूद रहना, ठीक है। पेपर मैं बनाऊंगा तो क्वालिटी उसकी गिरेगी नहीं, 1% भी नीट से ऊपर रहेगी। एक क्वेश्चन को मैं फिर डिस्कस करना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 32, मेरे मुंह से उसका आंसर फाइलम कॉर्डेटा आ गया था, है ना। उसको, हाँ, वो बेटा वो पूछ रहा है, फिश, एम्फीबियन, रिप्टाइल, बर्ड, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो रिप्रेजेंट करते हैं क्लास। एकदम क्लियर। अच्छा, एक बड़ी सुंदर सी लाइन पेपर डिस्कशन के टाइम पे मेरे मुंह से निकली थी, सभी बच्चों को पता होनी चाहिए, लिखिए, सब लोग लिख लीजिए। एक बड़ी सुंदर लाइन निकली थी, वो डिस्कशन के टाइम पे निकल गई थी। लिखिएगा, एक बड़ी सुंदर लाइन लिखिएगा। ऑर्गेनिज्म के स्टार पॉइंट बना बना के लिखिएगा। ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनिज्म के सारे कैरेक्टर्स लिखना हिंदी में लिखना, लिखना हिंदी में लिखना, डैश कैरेक्टराइजेशन ऑब्लिक डिस्क्रिप्शन कहलाता है। कैरेक्टराइजेशन ऑब्लिक डिस्क्रिप्शन कहलाता है। कैरेक्टराइजेशन ऑब्लिक डिस्क्रिप्शन कहलाता है। ऑर्गेनिज्म के सारे कैरेक्टर को लिखना कैरेक्टराइजेशन ऑब्लिक डिस्क्रिप्शन कहलाता है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन। प्लीज पेन ड्रॉप साइलेंस। लिखिएगा, कैरेक्टर्स के आधार पर ये जानना कि अभी तक वो स्पीसीज खोजी गई है या नहीं,
कि अभी तक वो स्पीसीज खोजी गई है या नहीं। ये प्रोसेस पूर्ण काम कर गई। ये प्रोसेस क्या कहलाता है बच्चों? अच्छा लिखने में ये प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। ये प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। ऑर्गेनिज्म को उसके कैरेक्टर के आधार पर अलग अलग टैक्सोनॉमिक ग्रुप में रखना। ऑर्गेनिज्म को उसके कैरेक्टर के आधार पर अलग अलग टैक्सोनॉमिक ग्रुप में रखना, कॉमा, ऑर्गेनिज्म को उसके कैरेक्टर के आधार पर अलग अलग टैक्सोनॉमिक ग्रुप में रखना, कॉमा, ये प्रोसेस, ये सब प्रोसेस हैं, ये प्रोसेस क्लासिफिकेशन कहलाता है। ये प्रोसेस क्लासिफिकेशन कहलाता है। चौथा पॉइंट, ये प्रोसेस क्लासिफिकेशन कहलाता है। कर लिया? चौथा पॉइंट लिख लिया बेटा? लिख लिया? चौथा पॉइंट, ऑर्गेनिज्म को सेट ऑफ रूल्स के तहत, ऑर्गेनिज्म को सेट ऑफ रूल्स के तहत, ऑर्गेनिज्म को सेट ऑफ रूल्स के तहत नाम देना, नियम बताए थे ना आपको, यूनिवर्सल लॉ, नाम देना, नाम देने के प्रोसेस को नॉमेनक्लेचर कहते हैं। नाम देने के प्रोसेस को नॉमेनक्लेचर कहते हैं। सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, देन आइडेंटिफिकेशन, देन क्लासिफिकेशन, देन नॉमेनक्लेचर, CICN। कर लिया? ये चारों प्रोसेस कर लिया, मिलकर टैक्सोनॉमी कहलाते हैं। मिलकर टैक्सोनॉमी कहलाते हैं। नीचे सिस्टमैटिक्स बराबर टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। एक बार और लिख लो, अब सीक्वेंस में आ गया ना तो और मजा आएगा। सिस्टमैटिक्स बराबर टैक्सोनॉमी प्लस, पहली बार किसी चैप्टर की हेडिंग डाल रहा हूं ना, कभी हेडिंग नहीं डालता हूं। हेडिंग डाल के मुझे मजा नहीं आता पढ़ाने में। हाँ, मन था, टाइम पास नहीं हो रहा था, तुम लोग लिख रहे थे, तुम लोग को तो मजा आ रहा था अपना सुन के भकर भकर लिखने में, हम क्या करें बैठ के, है ना। टैक्सोनॉमी बराबर सिस्टमैटिक्स बराबर टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। कर लिया? तो बच्चों आज से आपको होमवर्क मिलना था, बताए तो। हाँ, सिस्टमैटिक्स क्या है? जब टैक्सोनॉमी के साथ आप फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी निकालती है तो इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। क्लियर? आप अगर किसी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जब किसी ऑर्गेनिज्म को आप सिस्टमैटिक अरेंज कर रहे हो, अच्छा अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेम ग्रुप में रखा गया है, इसका मतलब उनके लक्षण आपस में मिल रहे होंगे, उनके आपस में लक्षण मिल रहे होंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं दूर ही सही उनके एंसेस्टर क्या रहे होंगे, सेम। इसी को बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप निकालना, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप निकालना। यहां तक क्लियर है भैया? पक्का? आप सुनते जाओ एकदम चुपचाप। पहला लेक्चर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मैंने आपको कहा था हम किसी चीज को क्लासिफाई क्यों करते हैं। अगर अब बेटा टॉपिक आप सिर्फ सुनना है, इस लेक्चर में सिर्फ सुनना है। हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? जब आप बिग बाजार जाते हो या किसी मॉल में जाते हो
तो क्या वहां पर सारी चीज रैंडम इधर उधर पड़ी रहती है? कपड़ों वाला कॉर्नर अलग, खाने वाला कॉर्नर अलग, आइसक्रीम वाला कॉर्नर अलग, जूस वाला कॉर्नर, बोलो भैया, अंडरगारमेंट्स के कॉर्नर अलग, हर कॉर्नर कॉर्नर अलग कर दिया। अच्छा ये बताओ, अगर मुझे जीन्स खरीदनी है तो मैं आइसक्रीम वाले कॉर्नर पे जाऊंगा? यस सर। इधर बेटा जीन्स खरीदनी है तो मैं उस कॉर्नर पे जाऊंगा जहां पर क्या मिल रही होगी? कपड़े मिल रहे होंगे, है ना। ये बताओ क्या क्लासिफिकेशन करके हमने जीन्स अलग, कपड़े अलग किए, आइसक्रीम अलग किया, अंडरगारमेंट्स अलग किए, और आपका और कोई नाम ले लो, यूटेंसिल अलग किए, मतलब चम्मच, बर्तन, प्लेट, चिम्मच, है ना। कॉस्मेटिक का कॉर्नर अलग कर दिया। आप चीजों को उनके लक्षणों के आधार पर, क्या आप आइसक्रीम पहनते हैं? बोलिए बेटा। कुछ लोग हैं विचित्र विचित्र क्रियाएं करते हैं। अब सुनो हमारी बात, अब मेरी बात सुनना। आपने क्लासिफिकेशन करके आपने चीजों को आसान बनाया ताकि हम आसानी से जाएं किसी चीज को ढूंढ लें। यहां पर बात हम लोग कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, मतलब जहां पर बायोलॉजी आ गई, मतलब बात किसकी हो रही है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिर्फ सुनते जाओ यार, हमारे लेक्चर में दिमाग नहीं लगाना पड़ता, सिर्फ आप सुनते जाइए, हम सिखाते चले जाएंगे। अगर आपको मेहनत करना पड़ गया, आपको दिमाग लगाना पड़ा कि क्या चल रहा है, इसका मतलब फिर मैं आपको सिखा नहीं रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। पढ़ाना अलग चीज होती है, सिखाना अलग चीज होती है। अब सुनना मेरी बात, आवाज कम कर दूं? चलो ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा, मैंने आपसे क्या कहा। कहते हैं ऑर्गेनिज्म को समझना, हमने क्या किया? अगर हमने ह्यूमन लिया, ह्यूमन को अगर हमने मैमेलिया में रखा तो एवे रख दिया या कैरेक्टर्स के आधार पर? कैरेक्टर्स के आधार पर। मान लो मुझे जंगल में एक जीव मिलता है, और मैंने देखा उसके पास मेमोरी ग्लैंड है। अब मुझे ढूंढना है कि वो ऑर्गेनिज्म अभी तक ढूंढा गया है या नहीं। अब अगर मेमोरी ग्लैंड है तो मैं बर्ड में तो देखूंगा नहीं भाई, मैं सिर्फ किसे देखूंगा? मैमल को। सोचो 12 लाख स्पीसीज को छोड़ दिया, मात्र चंद स्पीसीज का एक ग्रुप मैमल, हम सिर्फ उसमें सर्च कर रहे हैं। और यह फायदा होता है क्लासिफिकेशन का। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने क्या किया? लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके लक्षणों के आधार पर अलग अलग ग्रुप में रख दिया। अब थोड़ा दिमाग लगाइएगा, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मान लो 2 स्पीसीज हैं, वो एक ग्रुप में रखी हैं, इसका मतलब उनके लक्षण आपस में मिल रहे होंगे या नहीं मिल रहे होंगे? लक्षण मिल रहे होंगे, इसका मतलब दूर ही सही इनके एंसेस्टर क्या रहे होंगे? से। कहते हैं कि इंसान चीजों को क्लासिफाई आज से नहीं कर रहा है। लास्ट चैप्टर में भी हमने देखा था, टेक्सोनॉमी में मैंने दिखाया था आपको कि टेक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। ह्यूमन ये तब से कर रहा है जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई। अच्छा समझना बेटा मेरी बात, सिंस द डॉन ऑफ द सिविलाइजेशन, डॉन का मतलब समझते हो? डॉन का मतलब स्टार्टिंग, सूर्योदय, डस्ट और डॉन वर्ड इस्तेमाल होते हैं। तो बेटा इधर जब आपका सिविलाइजेशन की, मानव सभ्य होने की बिल्कुल शुरुआत में था, मतलब उस समय मानव को विज्ञान की जानकारी ज्यादा नहीं थी, उसके बावजूद हम लोगों ने चीजों को क्लासिफाई किया। लेकिन उस समय जो क्लासिफिकेशन किया वो अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग था, अर्थात अपनी नीड के अकॉर्डिंग। आपने क्या किया? आपने शेर देखा, हम शेर को किस किस काम में इस्तेमाल करते हैं? 2। शेर को हम खाते भी थे पहले, बोलो यार, और हम उसकी खाल को पहनते भी थे। तो आपने शेर के लिए 2 ग्रुप बना दिया, भाई तुमको खाएंगे भी और तुमको हम पहनेंगे। सोचो, खा भी रहे हैं और पहन भी रहे हैं। उसके दांतों को लोग पहले, हाँ फैक्ट है, शेर के दांतों को लोग ऐसा मंगलसूत्र यूज करते थे। हाँ बेटा, शेर के दांत को, और बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जहां आज भी ये कल्चर है कि आपको एक लॉयन मारना पड़ेगा तभी आपकी किसी महिला से शादी होगी। हाँ ये कल्चर है, लिटरली ये कल्चर है। और मुझे पता है आप लोग ऐसे हो ना, आप लोग जिंदगी भर बगैर शादी रह लोगे, पर नहीं करना मेरे को शादी, बाहर में कहीं शादी। अब समझना, हमने इधर देखो, हमने आम को देखा, ठीक है, मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर ने उस आम को खाया होगा, ठीक है, उन्हें मीठा लगा, एक दिन वो हमको भी लेके गए, बोलो। वहीं पर
कोई जहरीला फल खाया होगा, मान लो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के ग्रेट ग्रैंडफादर उसी जहरीले फल को खा के मरे, तो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर अपने ग्रेट ग्रैंडफादर के साथ जब गए होंगे तो कहे होंगे आ आ आ आ। तो यहां पर भी तो हमने क्लासिफिकेशन किया है भाई, लेकिन ये क्लासिफिकेशन अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग था, रोटी कपड़ा और मकान। क्या हम चूहे को देखकर बोलेंगे कि, सुन तो लो, क्या हम चूहे को देख के बोलेंगे कि इसकी खाल हम पहनेंगे? क्या भैया कैसी बात कर रहे हो आप, चूहे खाल पहनोगे? इधर अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। उस समय हम लोग कंबल की तरह हाथी की खाल का इस्तेमाल करते थे, तो उस समय भी आपने चीजों को बांटा, लेकिन उस समय कैसे बांटा? अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग। बोलो भैया। एनसीईआरटी लिखती सिंस द डॉन ऑफ द सिविलाइजेशन, सभ्यता की शुरुआत में जब मानव सभ्य होना शुरू हुआ, देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, अर्थात बहुत सारी कोशिशें हुई लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की, लेकिन वो शुरुआती जितनी भी थी वो साइंटिफिक नहीं थी, वो आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग थी। वो पहला बंदा जिसने कोशिश किया चीजों को साइंटिफिकली क्लासिफाई करने के, उसका नाम था एरिस्टोटल। 2 वर्ड है, 3 वर्ड है, अच्छे से सीखिएगा। एक है मॉर्फोलॉजी, एक है एनाटॉमी और एक है हिस्टोलॉजी। मैं यहां हूं। एक है मॉर्फोलॉजी, एक है एनाटॉमी और एक है हिस्टोलॉजी। बोलो, ऊपर से देखा तो मॉर्फोलॉजी है, चीर के देखा एनाटॉमी है, और चुल्ला लगा के देखा, चुल्ला मतलब माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से जब आप कुछ देखते हो तो आप क्या देखते हो? हिस्टोलॉजी। एकदम क्लियर है बेटा। हिस्टो मतलब होता है टिश्यू, लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। ऊपर से देखा तो चीर के देखा, चुल्ला लगा के देखा। बोलो भैया। अच्छा, एक बार क्या हुआ कि हनुमान जी पर सभी दरबारियों ने हंस दिए थे उनके ऊपर। असल में सीता जी जो है सिंदूर लगाई, तो उन्होंने सीता जी से पूछा कि आप सिंदूर क्यों लगाती? तो उन्होंने कहा इससे प्रूव होता है कि मैं पति प्रेम है ना, मतलब कि मैं उनसे कितना प्रेम करती हूँ। तो वो बहुत भोले भाले थे, ठीक है, बहुत भोले भाले। वो गए पूरी बॉडी में सिंदूर लगा के चले आए और सब उनके ऊपर हंसने लगे, ठीक है। लेकिन उस समय क्या हुआ, सब लोग हंस रहे थे, लेकिन वो जानते थे कि ये उनकी मासूमियत है, ये उनका भोलापन है। सब उनके ऊपर हंसने लगे, कह रहे इससे क्या होता है, तो कोई भी सिंदूर लगा चला आएगा, तो उसका मतलब आप राम जी को ज्यादा मानते हो। जलन होती है ना, जलन। तो दरबारी उनसे जल रहे थे हनुमान जी से, और उन्होंने कहा अभी तो बेटा तुम मेरी मॉर्फोलॉजी में श्री राम देखे हो, और ले देख सुना होगा ना। तो उन्होंने बताया था मॉर्फो में भी है और एना में भी है, शायद माइक्रोस्कोप नहीं था, वरना हिस्टोलॉजी तक वो तैयार थे। बोलो भैया। अब समझना, एरिस्टोटल ने क्या किया, ढेर सारे एनिमल की अलग अलग स्पीसीज ली और सबको एक एक बार काट के देखा, ठीक। अच्छा पहले बताओ, दिल मेरी एनाटॉमी में है कि मॉर्फोलॉजी में? दिल की आप क्या देखते हो? एनाटॉमी। बोलो भैया। बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। मैंने कहा ऊपर से देखा तो मॉर्फोलॉजी। मान लो ये मेरा दिल है, मान लो ये मेरा दिल है, अरे रखा हुआ अंदर, लो पकड़ो। मान लो ये मेरा दिल है और दिल मेरा अंदर रखा हुआ है। बोलो, इस समय आप दिल मेरा अंदर है, तो इस समय आप कहोगे सर आपकी बॉडी के कंपैरिजन में दिल आपकी कहां पर है? एनाटॉमी। बॉडी की तुलना में आपके कहां है? अंदर। लेकिन मैंने दिल बाहर निकाल लिया। जब मैंने दिल बाहर निकाला तो इस समय दिल की आप मॉर्फो नहीं देख रहे हो, हाँ, इस समय दिल की आप एना नहीं देख रहे हो, आप दिल की मॉर्फो देख रहे हो। और जब इसको चीरोगे तो वो किस में आएगा? एनाटॉमी। मैं हमेशा कहता हूँ मोस्ट मिसअंडरस्टूड सब्जेक्ट इज, सबको लगता है आती है। आप सुनो हमारी बात। तो बेटा उन्होंने जब जानवरों को काट काट के उनका खून देखा, ठीक, क्या देखा? खून। उस समय ये सब नहीं चलता था कि फाइलम एनालिडा में कोई आइलम फाइलम नहीं था। मैं एरिस्टोटल की बात कर रहा हूं, फादर ऑफ बायोलॉजी की। चाहे फादर ऑफ बायोलॉजी बोलिए, चाहे फादर ऑफ जूलॉजी बोलिए, पर फादर ऑफ बॉटनी थे थियोफ्रास्टस। पूछेगा नहीं, टेंशन मत लो। तो एरिस्टोटल ने तो शुरुआत की है बायोलॉजिकल अध्ययन की। तो उस समय क्या तुम्हारा क्लासिफिकेशन वगैरह हुआ होगा क्या? फाइलम एनालिडा, सर्कुलेटरी सिस्टम, कुछ नहीं। उस समय जानवर काटे, जो भी फ्लूइड निकला उसको लोग क्या देते थे? ब्लड। समझना मेरी बात। तुम जिसे आज ब्लड मानते हो वो अलग है,
और जिसे ये लोग ब्लड मानते थे वो अलग है। ये कहते थे जानवर काटा, जो कुछ निकला वो क्या, जो कुछ फ्लूइड निकला उसे वो क्या कह देते थे, ब्लड। तो उन्होंने देखा कुछ जानवरों का खून लाल है और कुछ जानवरों का खून लाल नहीं है। अब लाल नहीं है, लाल के अलावा चाहे जिस रंग का हो हमें मतलब नहीं, चाहे पीला हो चाहे कलरलेस हो, आई डोंट केयर। तो उन्होंने कहा हम जानवरों को, एनिमल्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक। एक को बोला इनाइमा, इनाइमा मतलब जिनका ब्लड कैसा था, लाल। और एक को बोला एनाइमा, पक्का एनीमिया वर्ड सुना है, एनीमिया खून की कमी, और जिनका खून लाल नहीं था उनको क्या बोला, एनाइमा। अब ये बताओ इन्होंने अगर जानवर काट के देखा तो मॉर्फो देखा कि एना, मॉर्फो। ब्लड देखा है, मैं ये कहा था, उन्होंने काट के कोई अंग नहीं देखा, उन्होंने काट के बाहर निकाल के क्या देखा, ब्लड। तो देख तो वो ब्लड की क्या रहे हैं, मॉर्फो। भाई मैं मानता हूं ब्लड मेरी एना में, अबे जब तक आप अंदर हो तब तक आप एना में हो, और जब मैंने बाहर निकाल दिया तब मैं उसकी क्या देख रहा हूं, मॉर्फो। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? क्लियर हो तो यहां बोलना बेटा, आओ। हाँ, कोई ऐसे क्या नहीं क्लियर? क्लियर है? अच्छा, तो यहां पर हमने बेस बना लिया, किस बेस पे बांटा, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, ठीक। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर एनिमल को बांटा, इनाइमा और एनाइमा। अब बच्चों इन्होंने प्लांट को भी बांटा, इधर देखो इन्होंने प्लांट को भी बांटा। बेटा बात करते हैं प्लांट की। प्लांट को इन्होंने तीन पार्ट में डिवाइड किया। एरिस्टोटल जंगल में जा रहे थे, अब क्यों जा रहे थे ये नहीं पता हमें, लोटा लेके एरिस्टोटल जंगल में जा रहे थे नहाने। उन्होंने देखा, नहीं यार देखो अभी तो तुम्हें लगेगा यार क्या ये हल्का काम किया इन्होंने, हल्का काम किया यार, जब कोई सोच भी ना पाया हो उस समय वो बंदा ऐसी बातें कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। आज अगर तुम कहो कि मोबाइल फोन बनाना, सर मोबाइल फोन बनाने में क्या है सर, 2 महीने का कोर्स होता है, कोई भी कर ले बनाना सीख जाएगा। मैंने सीखा है, फ्री टाइम में कुछ ना कुछ सीखते रहो, नया नया मोबाइल फोन बना लेता हूँ। कोई किसी का खराब हो 200 इधर अंदर की डिवाइसेस कब चेंज कर दूंगा पता नहीं चलेगा। अब सुनो मेरी बात, इधर देखो। तो कहोगे सर मोबाइल फोन बनाना कौन सी बड़ी बात है? भाई मोबाइल फोन बनाना बड़ी बात नहीं, जिसने पहली बार बनाया उससे पूछ जाके, जिसने पहली बार बनाया। सोचो उस समय क्या कोई सोच सकता था कि यहां बैठा हुआ आदमी चिल्लाएगा और आवाज अमेरिका तक जाएगा? क्या अच्छा सोचो कितनी अद्भुत बात लग रही है, ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, एवरीथिंग सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। हर चीज असंभव लगती है जब तक पूरी ना हो जाए। अभी तुम्हें फिजिक्स असंभव लगती है लेकिन जिस दिन सीख जाओगे ना आसान लगने लगेगी, समझना मेरी बात। तो उस समय इस बंदे ने देखा कि प्लांट तीन पार्ट में इन्होंने बांट दिया। उन्होंने कहा मुझे जंगल में 3 तरीके के प्लांट दिख रहे हैं, या तो लकड़ी वाले प्लांट जिनका तना कैसा किसका बना हुआ, लकड़े का, लड़के का नहीं बेटा, लकड़े का, उसे उन्होंने बोला ट्रीज। एक ऐसे प्लांट देखा जिनमें तना था ही नहीं, घसहे प्लांट, घसहे घास, या फ्रॉम न्यूयॉर्क दे आर हर्बेशियस प्लांट। या एक ऐसे प्लांट जिनमें तना तो था लेकिन लकड़ी इतनी मोटी नहीं थी, मतलब बीच वाले प्लांट, बोलो भैया। और उसे इन्होंने बोल दिया शराब। तो बताओ प्लांट को चीर के देखा या ऊपर से देखा? और ऊपर से देखा तो मॉर्फोलॉजी है, बेस हो गया मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। अब समझना बेटा, एरिस्टोटल के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्लासिफाई करने की कोशिश की, लेकिन किसी का क्लासिफिकेशन सिस्टम जबरदस्त नहीं था। बहुत सालों बाद एक साइंटिस्ट आता है, आपने नाम सुना होगा, द फेमस कैरोलस लीनियस। आज आपको पता चलेगा कि इनका नाम लीनियस क्यों पड़ा, आज आपको पता चलेगा डिटेल में, समझना मेरी बात। लीनियस का नाम देखो बेटा, एक लेक्चर का होता है इसका इंट्रो, एक का होता है मोनेरा, एक दिन होता है प्रोटिस्टा, 2 दिन होता है फंजाई, एक दिन होता है वायरस, चैप्टर होता है खत्म की कायदे से खत्म, कायदे से समझना। लीनियस साहब आए, भाई लीनियस ने बहुत काम किया टैक्सोनॉमी में। लीनियस ने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी जानवरों को क्लासिफाई करने में, प्लांट्स को क्लासिफाई करने में। लीनियस ने कहा जब मैं तरह तरह की नाना प्रकार की स्पीसीज देखता हूं अपने माइक्रोस्कोप की मदद से, ठीक, जब मैं उन स्पीसीज की सेल्स को देखता हूं
तो मुझे दो तरीके की स्पीसीज दिखी भैया। एक ऐसी स्पीसीज जिनकी सेल के ऊपर सेल वॉल है, और एक ऐसी स्पीसीज जिनकी सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं है। तो लीनियस ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ध्यान रखना, लीनियस ने एनिमल को नहीं बांटा था, लीनियस ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को बांटा था। फंसा देगा एग्जाम में। लीनियस ने प्लांट एनिमल ये सब कुछ नहीं किया था। लीनियस ने सीधा कहा था सेल वॉल है या सेल वॉल नहीं है। लीनियस ने कहा अगर सेल वॉल है तो आप उसे बोलोगे प्लांट, और अगर सेल वॉल नहीं है तो आप उसे बोलोगे एनिमल। अपने आप को बहुत बड़ा टेक्सोनॉमिस्ट अगर आपको दिखाना है तो आप प्लांट को प्लांटी बोलिए और एनिमल को एनिमैलिया बोलिए, और दोनों का मतलब सेम है। जो कि हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो हम एनिमैलिया बोलते बोलते मैलिया हो जाएंगे, तो इसलिए बेहतर है प्लांट और एनिमल। पक्का? अब मेरी बात सुनना, मैं क्या कह रहा हूं इधर। तो लीनियस ने कहा, इधर देखो, बोर्ड की तरफ देखो, मान लो ये एक स्पीसीज है, किसी एक का नाम लो, चूहा। मान लो ये हो गया चूहा। मेरी तरफ जितने लोग देख रहे हो ना, लात देंगे लात। ये चूहा, ये बिल्ली, ये सांड, ये भैंस, ये शेर, ये राइजोपस, बोलने दो, किसी वजह से बोल रहे हैं, ये क्लेमाइडोमोनास, ये एल्गी, ये हाँ क्या फंजाई, होमोसैपियन, ना ये स्पीसीज है, ग्रुप का नाम मत लो, ये स्पीसीज है। ऐसी टोटल अगर आज के हिसाब से बात करें तो टोटल 17 से 18 लाख। यार दो हाथ से लिखने का एक अपना ही मजा है। इधर आओ, तेज हो जाता है काम। तो ये क्या हुआ, इन्होंने 17 से 18 लाख स्पीसीज एक मैदान में बुला ली। मान लो, ये मत कहना बुला ली आओ, अब कहोगे सर खाने की व्यवस्था कहाँ से हुई। इधर आओ, 17 से 18 लाख स्पीसीज हैं ये टोटल, सुनते जाना मेरी बात, ठीक। इन्होंने कहा भाई साहब जिनके पास सेल वॉल है वो एक तरफ हो जाए, भगदड़ मच गई। अरे एक तरफ हो गए, और इन्होंने इस ग्रुप को डिवाइड कर दिया बीचों बीच से। कितने ग्रुप बन गए आप? 2, ठीक। अब बेटा इन्होंने कहा अगर आपके पास सेल वॉल है, अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो आप उसे बोलेंगे प्लांट, और अगर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है तो आप उसे बोलेंगे एनिमल। सिंपल सी बात है। प्लीज एक बात का खासा ध्यान रखिएगा, ये यहां पर जो आप एनिमल की फीलिंग ले रहे हैं, वो जो जिसको आप आज एनिमल मानते हैं, जिस जिस ग्रुप को आज आप एनिमल बोलते हैं, जिसमें आप 12 लाख स्पीसीज पढ़ते हो, ये वो एनिमल ग्रुप नहीं है। हाँ, ये वो ग्रुप नहीं है जिसमें आज आप प्लांट पढ़ते हो, प्लांट किंगडम, जिसमें टोटल स्पीसीज हम 5 लाख पढ़ते हैं। ये वो प्लांट किंगडम नहीं है भैया। वक्त के साथ अलग अलग वैज्ञानिक आते गए, इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल लिया। किसी ने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में बांटा, किसी ने प्रोकैरियोट यूकैरियोट में बांटा। तो बेटा ये आज वाला एनिमल मत समझ लेना, ये ग्रुप थोड़ा अलग है, विचित्र है। तुम बस इतना जानो सेल वॉल है तो प्लांट, और नहीं है तो एनिमल। बोलो भैया। अब सुनो मेरी बात, आपको पता है कि बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है? पता है या नहीं पता है? नहीं पता है तो आज सीख लीजिए कि बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है। तो भैया बैक्टीरिया किधर रखेंगे, प्लांट या एनिमल? बोलते ही नहीं हो यार। मैंने बैक्टीरिया को उठा के रख दिया प्लांट में। अच्छा, ये तो हम सबको पता है कि आज जो है, ऊपर सुनो मेरी बात सुनो, आज जो है मौजूदा समय जितने भी प्लांट किंगडम के मेंबर हैं, या बोलो यार, तो आज के प्लांट किंगडम में क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग? एल्गी, सब सीखेंगे हम लोग, ब्रायो, बोलिए 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 बोलिए, कैरिडो और एंजियो। पक्का? ये सब उस समय लीनियस ने किस में रख दिया था? प्लांट में। बैक्टीरिया भी प्लांट में रखे गए थे, समझना बात को। अब क्या हुआ, आपके अनुसार फंजाई किधर रखा जाएगा? बोलते ही नहीं हो यार। फंजाई रखा गया प्लांट। अच्छा, आपने कभी क्लेमाइडोमोनास का नाम सुना है? क्लोरेला का नाम सुना है?
बेटा ये आपके एल्गी होते हैं, तो इन्हें आप प्लांट में रखेंगे कि एनिमल? बोलो भैया, प्लांट में पक्का। हम लोग किस में रखे गए होंगे? मतलब आज के हिसाब से बात करें तो फाइलम पोरीफेरा से लेकर फाइलम कॉर्डेटा तक सब के सब किस में रखे गए होंगे? एनिमल। अच्छा, तुम्हारे अनुसार यूग्लिना किस में रखा गया होगा? एनिमल। यूग्लिना के पास सेल वॉल नहीं होती, तो यूग्लिना भी किस में रखा गया? एनिमल। सुनते जाना मेरी बात, बड़ी सुंदर बात करूंगा आज तुमसे मैं। आओ इधर, लीनियस का क्लासिफिकेशन 100 साल तक कोई नहीं बोला लीनियस के सामने। लगभग 100 साल तक लोग चुप रहे, इसलिए एनसीईआरटी कहती है काफी लंबे समय तक लीनियस के क्लासिफिकेशन को लोग सही मानते थे, और माने भी क्यों ना यार। लीनियस अपने आप में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन था, जीनियस नहीं कहूंगा पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जरूर थे, और इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे कि अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ अपनी रिसर्च पेपर ही पब्लिश करते थे, और ओनली सिर्फ क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ओवरऑल टेक्सोनॉमी में घूमते रहे। दैट्स व्हाई फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कैसे बोलते हैं हम? लीनियस। पक्का? अब सुनते जाना। अब 100 साल के बाद एनसीईआरटी लिखती लंबे समय तक इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम पर कोई आंच नहीं आई। इनके क्लासिफिकेशन में कितने ग्रुप बने थे, कितने किंगडम बने थे? 2। तो मैं इस क्लासिफिकेशन को 2 किंगडम बोलूंगी, 3 किंगडम? बोलते ही नहीं हो यार। इसको क्या बोलूंगा? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। सुनते जाना मेरी बात अच्छे से। 2 अभी लिखना मत, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब सुनना, वक्त दर वक्त साइंटिस्ट आते गए नए नए। एक नया साइंटिस्ट आया, उसने कहा लीनियस तुम्हारे क्लासिफिकेशन में एक कमी दिख रही है मुझे। कहते हैं क्या? कह रहे ये बताओ, बैक्टीरिया तो यूनिसेलुलर है, एक कोशिका का बना हुआ है, एक सेल का बना हुआ है, और ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, फंजाई ये सब मल्टीसेलुलर है। आपने यूनिसेलुलर, क्या बोला आपने? यूनिसेलुलर बैक्टीरिया को इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ कैसे रख दिया? ये तो लक्षण एकदम अलग अलग हुआ। एक ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर अर्थात बैक्टीरिया, और हर इतने सारे सब मल्टीसेलुलर लिख दिया आपने। तो यूनी और मल्टी को साथ में रखना क्या था? गलत। इसका मतलब इनका क्लासिफिकेशन सिस्टम बहुत हल्का था। अरे यार एक कैरेक्टर लियो यार, एक कैरेक्टर क्लासिफाई करो, क्या क्लासिफाई कर रहे हो? मजाक कर रहे हो? इसका मतलब सारे कैरेक्टर लिए जाएंगे भाई। जितने ज्यादा कैरेक्टर लोगे उतना छोटा ग्रुप बनेगा, और जितना छोटा ग्रुप बनेगा उतना ढूंढना हो जाएगा। एकदम क्लियर ये बात? अब सुनना मेरी बात। तो अब आते हैं एक नए साइंटिस्ट हमारे बीच पधार रहे हैं, आगरा से मोहन कुमार, चंदेल चौराहे से चुलबुल पांडे, प्रतापगढ़ से साहिल सिद्दीकी। भैया ऑनलाइन जा रहा है, मेरा घर वहीं है, मेरी मम्मी वहाँ है, मेरी प्यारी बहन वहाँ रहती है, समझ ही नहीं रहे। इधर आओ, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? भाई इसको काट देना ध्यान से। हाँ इधर अब मेरी बात सुनो, हम क्या कह रहे हैं, कुछ ना कटेगा। हाँ सुनो भाई, ध्यान से टाइमिंग लिख लेना भाई, अभी 1 ही महीने के पैसे दिए हैं। इधर अब सुनो मेरी बात। साइंटिस्ट था, उसका नाम था हक्कल। क्या नाम था? हक्कल। हैकल था, हक्कल मैं बोलता हूं। साइंटिस्ट था हक्कला। उन्होंने कहा बैक्टीरिया तुम यूनिसेलुलर हो, तो तुम भैया अब इस ग्रुप में नहीं रखे जाओगे। तो जितने भी यूनिसेलुलर है, सुनना मेरी बात प्लीज, कोई सुन ही नहीं रहा यार। उन्होंने कहा जितने भी यूनिसेलुलर हैं उनके लिए एक नया ग्रुप बनेगा, और उस ग्रुप का नाम दिया प्रोटिस्टा। जितने भी यूनिसेलुलर हैं उन सब के लिए एक नया ग्रुप बनेगा, और ग्रुप का नाम क्या दिया? प्रोटिस्टा। एकदम क्लियर है वाली बात? तो अब क्या हुआ, प्लांट और एनिमल, हकले ने आदेश दे दिया दोनों में, कह रहे चाहे प्लांट में धरे हो चाहे एनिमल में धरे हो, हम ना जानते हैं। ठीक है, अच्छा अमीबा किधर होगा? एनिमल। अमीबा के पास सेल वॉल नहीं है। मैं तुम्हें एक दिन जब ये चैप्टर खत्म होगा मैं एक तरीके से सिखा दूंगा, सब तुम्हें एक बार में याद हो जाएगा किसके पास सेल वॉल है और किसके पास नहीं है। बस अभी सुन लो थोड़ी बात। तो प्लांट एनिमल में जितने भी ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनके पास सेल वॉल नहीं है,
वो सब के सॉरी प्लांट और एनिमल में जितने भी ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो यूनिसेलुलर थे, वो सब कट के एक अलग ग्रुप बन गया और इस ग्रुप को हम लोग ने क्या बोला? प्रोटिस्टा। एकदम क्लियर? एक नया ग्रुप आ चुका है प्रोटिस्टा। जो कभी प्लांट और एनिमल के मेंबर बने बैठे थे, आज अपना एक नया ग्रुप बनाए बैठे हैं। अरे भैया, जो कभी प्लांट एनिमल में मेंबर हुआ करते थे, यूनिसेलुलर होने की वजह से हैकल ने इन्हें क्या किया? इन्होंने अलग ग्रुप बना दिया। उस ग्रुप का नाम क्या रख दिया? प्रोटिस्टा। एंड दिस क्लासिफिकेशन इज 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्लियर हो तो यहां बोलना। अच्छा, अब आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे। अब क्या हुआ? फिर वापस आओ। कहां गए? कहां गए? हाँ, अब पहले सेल वॉल वाला फीचर हटाओ। अब तो 3 किंगडम में ये हो गया ना कि सेल वॉल भी होनी चाहिए। नहीं, सुनो तो, प्लांट में कब रखोगे? अकॉर्डिंग टू 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सेल वॉल भी हो और मल्टी सेलुलर भी हो। तो मैं लिखूंगा सेल वॉल प्रेजेंट विद मल्टी सेलुलर बॉडी, और यही एनिमल में हो जाएगा सेल वॉल एब्सेंट विद, इसका मतलब क्या होता है? विद मल्टी सेलुलर बॉडी। मल्टी सेलुलर बॉडी। आओ बेटा, अब मेरी बात अच्छे से सुनना। ये था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब हैकल के बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, नाम है उनका कोपलैंड। क्या नाम है? कोपलैंड। कोपलैंड ने क्या कहा? कि लीनियस, सब लोग लीनियस की ही बैंड बजा रहे हैं, नाम पड़ गया लीनियस। क्या लीनियस, मैंने देखा है कि तुम्हारे क्लासिफिकेशन में एक और कमी दिख रही है। तुम्हारे क्लासिफिकेशन में कमी ये दिख रही है कि आपने, प्लीज सुनिएगा मेरी बात, आपने प्लीज सुनो, नहीं, अब लीनियस नहीं, हैकल का नंबर आएगा ना। हाँ, तो कहेंगे हाँ, क्या आपने ये तो कह दिया जितने भी यूनिसेलुलर होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। बहुत अच्छी लाइन लिख रहे हैं बेटा, अच्छे सीखना। यूनिसेलुलर विद और विदाउट, चाहे सेल वॉल हो या ना हो, बोलो यार। उनको उठा के किस में डाला था? प्रोटिस्टा। ठीक है, विद और विदाउट सेल वॉल। तुम लोग ना पढ़ लो, काउंट विदाउट सेल वॉल। कह भैया वो सब तो ठीक था, हम मान लिए आपकी बात। आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, अर्थात प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को, सुनते ही नहीं हो यार तुम लोग बात को, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को क्या आप यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के साथ रखोगे? बोलते ही नहीं हो यार। यार बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, बाकी ये जितने बचे सबके सब क्या है? यूकैरियोट। उन्होंने कहा ये गलत है भाई साहब, ये पाप कर दिया आपने। अर्थात आप प्रोकैरियोटिक को अलग करिए, यूकैरियोटिक को अलग कीजिए। बोलते ही नहीं हो यार। अब बताओ टोटल ग्रुप कितना बन गया? 4। चौथा ग्रुप बनाने वाले कौन थे? कोपलैंड। समझते जाना, ये आ गया हमारा चौथा ग्रुप। आराम आराम से सुनना बच्चों। मैं तुमसे एक बात कहूं, बहुत ही सीरियस लेना। देखो, मैं नहीं जानता कि आपकी सोच कैसी है, मैं अपनी सोच बता सकता हूं, ठीक है? अगर तुम मुझसे ये कहोगे कि सर आप में बुराइयां नहीं हैं, बुराइयां, अच्छाइयां कितनी हैं? हाँ, ये है घटिया इंसान नहीं, दिल का अच्छा हूं, दिल बुरा नहीं है, दिल किसी बारे में बुरा नहीं सोचता। समझना, 2 चीज का ध्यान रखो हमेशा। पूछो क्या? नॉलेज नेवर गेट वेस्टेड। नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं होगी। ये जो तुम सीख रहे हो ना, ये सब काम आएगा, पूरी लाइफ टाइम काम आएगा। और अगर आप नॉलेज गेन कर रहे हो ना, जब मैं छोटा था, ये बहुत एक छोटा सा, मैं झूठ नहीं, एक चीज़ में पर्दा डालता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ, पर्दा डाल देता हूँ ताकि आप हमेशा स्टे मोटिवेटेड रहो। मैं आपसे अक्सर बोलता हूँ, मेरे हाई स्कूल में 49.4% थे, सो यू कैन डू इट, यू टू कैन डू इट। हिंदी में बोल दो सर, कहाँ इतना स्ट्रेस ले रहे हो? तो इधर मेरी बात सुनना। मेरी माता जी ने एक सेमिनार में बोला था कि ये पढ़ते थे, कहते कोर्स छोड़ के सब पढ़वा दो। कोर्स का नहीं पढ़ेगा, बाकी सब
हैकिंग हैकिंग करना इसको पसंद होगा, हैकिंग के कोर्सेज करेगा, इधर उधर टैली के कोर्स ज्वाइन कर लेगा, मोबाइल बनाने वाला कोर्स ज्वाइन कर लेगा, इंसाइक्लोपीडिया पढ़ता रहेगा, लेकिन पढ़ता रहेगा। कोर्स का नहीं पढ़ते थे, बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, समझना। वो नॉलेज का वेस्ट हो गई। आज ये 1000 बच्चा बैठा है, कोई बच्चा खड़ा होकर कुछ भी पूछ लेगा, और हमारी क्लास में तो आज़ादी रहती है कि कुछ भी पूछो, कुछ भी पूछो। कैसे बोल दोगे भाई? कुछ भी पूछो तभी ना जब कुछ भी पता हो, नहीं तो आमतौर पे कैसे टीचर बोल दे कि कुछ भी पूछ लो। तो सारी इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज, ये नॉलेज, साइकोलॉजी पढ़ी, ये पढ़ी, वो पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी, कहाँ बेकार हुई? क्या बेकार हुई? क्या बोलो भैया? नहीं बेकार हुई। तो जो आज तुम पढ़ लो कुछ बेकार नहीं जाएगा। तो तुम बहुत ही छोटा सोच रहे हो, मैं तो फिर कह रहा हूँ, मेरे मन में बात आ गई इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ। तुम जो अभी नीट तक सीमित हो ना, सिर्फ नीट, तुम्हें लगता है ना नीट बहुत कुछ है। नीट कुछ नहीं है, एक एग्जाम है। निकल गया बहुत अच्छी बात है, और ना निकला तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। नीट आपकी जिंदगी की सिंगल स्टेप भी आपको कायदे से ऊपर नहीं करा पाएगा। जैसे आपका नीट निकलेगा ना, आप सोचोगे 1 महीने की खुशी, फिर आप सोचोगे एमबीबीएस कैसे खत्म होगा। जब आप एमबीबीएस करोगे तो आपको लगेगा कि मैंने, लग रहा है पुराने जन्म में सांप वाप मारा है, उसी का मुझे भगवान ने मुझे एमबीबीएस करवा दिया। फिर आप पीजी की कोचिंग में ऐसे बैठोगे स्टूडेंट बन के, फिर आप पीजी निकालोगे, फिर पीजी निकालने के बाद फिर आप 2 साल कोर्स करोगे, फिर आप वहाँ पे जेआर आपको गालियाँ देगा अच्छी अच्छी, 72 घंटे की ड्यूटी लगाएगा, फिर आप करोगे सुपर स्पेशलाइजेशन की तैयारी, फिर आपका 3 साल उसमें जाएगा, लेकिन उसके बाद बहुत बवाल हो जाएगा। उसके बाद आप किंग हो जाओगे। और अगर सर मान लीजिए नीट नहीं निकलता है, तो एग्जाम ही तो है, नहीं निकला, नहीं निकला, नीट मेरे लायक था ही नहीं। एक सीधी सी बात है, मैं बोल रहा हूँ नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाएगी। और मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हें एश्योरिटी दे रहा हूँ, एश्योरिटी। तो मेरा ही सब्जेक्ट मजबूत कर लेना, तो मेरा ही सब्जेक्ट मजबूत कर लेना, 70-80 हज़ार रुपए की जॉब ऐसे लगवाऊंगा, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे। अभी जितने दिन बाहर बैठे थे, 2 स्टूडेंट को सेट कर दिए, 2 स्टूडेंट सेट कर दिए। तुम्हारी कितने की हुई? तुम्हारी कितने की हुई? कि बात हुई तुम्हारी कितने में? हाँ 80। बैठे बैठे 80। अब सालों तुम लोग कहोगे सर नीट की तैयारी नहीं करेंगे, बायो बड़े एकदम लगवा दो, बात खत्म। नहीं, और कुछ नहीं होता। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आपको लगता है ना कि टीचिंग बहुत कठिन होती है। टीचिंग कठिन सिर्फ और सिर्फ काकादेव में, सिर्फ काकादेव में टीचिंग इतनी ज्यादा कठिन है कि अगर तुम कहोगे सर काकादेव में, भाई नहीं, काकादेव में आप तभी सरवाइव कर पाएंगे जब आप में बेहद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होगा, वरना काकादेव में कहाँ भैया। काकादेव में सबसे डिफिकल्ट टीचिंग है। यहां पर किंग बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहां पर जो टिका है वो बाप है। नहीं समझे बात को? और बाहर बताए, ये तो इतना थोड़ी तुम बताओगे, इतना बताओगे लड़के पागल हो जाएंगे, कहेंगे सब कुछ इन्हीं से पढ़ना है, ये सब ना बनाना, ऐसे आना, ऐसे बोलना। सो अर्लियर हम नीड के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करते थे फॉर फूड, शेल्टर एंड, you can understand what I want to say. Remember, Aristotle was the earliest to classify animals into Enima and very good बच्चों, सब आता है आपको। On the basis of which character, morpho या एना? और मैं बोल रहा हूं, तुम महाराष्ट्र और सीकर चले जाओ ना, महाराष्ट्र और सीकर 2 जगह, 2.5-2.5 लाख फीस है, 2.5 लाख 1.5 लाख फीस। वहां चले जाओ, उड़ीसा चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, भाई ऐसी बायो पढ़ाई जाती है ना, सब मन करता है बस तुम्हें मिल जाओ किसी दिन। प्लांट, डिवाइडेड, ट्री, शब्द, ओके। मॉर्फो या एना हमारा 1% वहां पढ़ाना बस। ये घमंड नहीं है, सब कुछ खुदा का दिया हुआ, मेरा कुछ नहीं है, ये घमंड नहीं है। लेकिन अगर हमारा 1% पढ़ा दोगे ना, 1%, कुछ मत करना, हमारी कॉपी मार के चले आना। आइए बातें शुरू करते हैं, आवाज थोड़ी भारी कर लेना। नहीं समझे बात को? सामने देखो, और सबसे लास्ट वाला बच्चा देख के पढ़ाओ, तो पूरी क्लास ग्रिप में रहेगी। अगर आगे देख के पढ़ाओगे तो पीछे वाले ग्रिप से चले जाएंगे। सबसे लास्ट बच्चा देख के पढ़ाते रहो, उसको तड़े रहो।
तो वहां से निगाह ऐसे तुरंत आ जाएगी, लेकिन ऐसे देर से जाएगी। तो ये सब छोटी छोटी टेक्निक मैं सिखा दूंगा, ठीक है, ये सारी टेक्निक। और इसीलिए कह रहे हैं बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अगर भगवान ना करे नीट नहीं हुआ, वैसे होगा साला, होगा क्यों नहीं यार, मेहनत करेंगे होगा। अगर नहीं होता है, यद्यपि नहीं होता है, तो तुम्हारा भाई मरा नहीं है। समझ गए बात को? मैंने जिंदगी में सिर्फ संबंधी कमाए हैं, और मैक्सिमम केसेस में तुम्हारा इंटरव्यू तक नहीं होगा। ये भी हम बोल दे रहे हैं, इसको काट देना भाई, ये वाली लाइन। हाँ, इंटरव्यू नहीं होगा, पेपर में तुम्हें पहले ही दे दूंगा कि देख भाई ये पेपर है, ये मैंने आंसर लगाए हैं, या तू मेरे बगल बैठे रहना, मैं पेपर दे दूंगा तुम्हारा। मैं इशारा करता जाऊंगा सेकंड थर्ड, तुम लगाते रहना। और एक बार अंदर पहुंच गए ना तो बाहर कभी नहीं आओगे। अगर 80,000 से गए हो तब 80 से बढ़ते जाओगे, 80 से नीचे कभी नहीं आओगे। समझ पाए हमारी बात? और 80,000 ठीक है यार, चलेगा चलेगा। और मज़ा मैंने भी लिया, मैंने भी मज़ा लिया। एक ऐसे इंटरव्यू देखे, मैंने कहा सर आपकी प्रोफाइल देखते हुए हम फर्जी प्रोफाइल भेजे उसको। हमने कहा मज़ा ले रहे थे, मैडम थी, कहते सर आपकी प्रोफाइल, तो हमने दिखाया कि टीचिंग एक्सपीरियंस 1 ईयर और ये सब दिखाया। हाँ 1 ईयर 12th पास ये वो, ठीक है। कहते सर आपकी प्रोफाइल देखते हुए तो सर वी कैन ऑफर यू 80,000। मैम सीरियसली 80,000 कंप्लीट? इतना तो आशीष सर को हम रोज पी जाएं। सुनो हम क्या कह रहे हैं, सुनो पहले बताओ, समझ गए ना मेरी बात? तो नॉलेज गेन करना है क्लास में, क्या करना है? नॉलेज गेन करना है। जॉब इंतजार कर रही है, सिर्फ जुगाड़ चाहिए होता है, और ये इंडिया है, यहाँ बगैर जुगाड़ कुछ होता ही नहीं साला। इधर आओ, यहाँ तक बातें सबको क्लियर हो गई है? पक्का? अब सुनना, पूछो क्या? और तुम लोग का तो तुरंत लगवा दूंगा। हाँ भैया, फीमेल टीचर की डिमांड ज्यादा है, जैसे बोले तो बच्चों आप सुनो बेटा, इधर अभी मैं फीमेल होती ना तो R3 R4 R9 R10 बन रहा होता। आओ बेटा, यहां तक बातें अगर क्लियर हो तो मैं आगे बोल दूंगा। कोपलैंड साहब आते हैं, उन्होंने कहा ना भैया ना, हमने क्या किया, हमने प्रोटिस्टा को डिवाइड कर दिया कितने पार्ट में? 2। बोलो 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 भैया, इन्होंने प्रोटिस्टा को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। इधर आओ, उन्होंने कहा यूनिसेलुलर यूकैरियोट किस में रखे जाएंगे? प्रोटिस्टा में। और अब एक नया ग्रुप आ गया, मुरैना। मोनेरा। इधर बहन इसे पढ़ दो जरा, मोनरा। श्योर, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हो गया। ओ सॉरी, हाँ सॉरी मुंह से निकल गया। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हो गया। बोल दे चाचा। आओ, अब आते हैं हमारे फाइनल साइंटिस्ट। 4 किंगडम बन गए बेटा, 4 ग्रुप, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट और एनिमल। ये है, ये दिया है कोपलैंड। किसने दिया है? कोपलैंड। आओ इधर सुनो, अब आते हैं हमारे आखिरी साइंटिस्ट विद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, R.H. विटेकर। 1969 में एक बंदा आता है R.H. विटेकर। उसने कहा नहीं यार मजा नहीं आया। विटेकर ने कहा नहीं भाई मजा नहीं आया, और अच्छा चाहिए। इधर आओ, हर साइंटिस्ट को लग रहा मेरी आत्मा थी। अब सुनो, उन्होंने प्लांट देखा, कहते हैं जितने प्लांट में रखे गए हैं, सुनना कमेंट्री, जितने प्लांट में रखे गए हैं उन सब के पास सेल वॉल तो है, लेकिन किसी के पास सेल वॉल काइटिन की है और किसी के पास सेल वॉल सेलुलोज की है। काइटिन और सेलुलोज मटेरियल है। क्या है? मटेरियल। तो बेटा इधर पॉलीसैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट। तो उन्होंने अब क्या किया, प्लांट वाले ग्रुप को कितने में डिवाइड कर दिया? 2। आ जाओ मुन्ना, आ जाओ। प्लांट वाले ग्रुप को डिवाइड कर दिया, प्लांट वाले ग्रुप को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। ये सब ड्रॉ कर लिया ना? पता है मुझे, PDF आ जाएगा। ये नहीं, बदतमीजी नहीं, बनाना पड़ेगा क्लास में। बेटा ऐसे करोगे ना फिर घर पे आलस खाओगे। आओ, अब आएगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, R.H. विटेकर। सिर्फ इन्हीं का आपको ईयर याद रखना है, इसके अलावा किसी का भी ईयर याद नहीं रखना है। R.H. विटेकर 1969। एकदम क्लियर है ये बात?
इन्होंने कहा प्लांट में जिनकी सेल वॉल ना लिख मत, जिनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी है वो रखे जाएंगे प्लांट में, और जिनकी सेल वॉल काइटिन की रखी गई है वो रखे जाएंगे फंजाई में। तो प्लांट कितने ग्रुप में बढ़ गया? 2। एक नया ग्रुप आ गया भौजाई। अच्छा, एक नया ग्रुप सेल वॉल सेलुलोज की बनी है तो प्लांट, और सेल वॉल काइटिन की बनी है तो किस में रखा जाएगा? फंजाई। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय। अच्छा, टोटल कितने हमने पढ़े? 4। 1 किंगडम क्या होता है? 1 किंगडम मतलब एक ग्रुप। 1 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय गॉड। अरे वो तो उन्होंने दिया है ना। वो एक किंगडम क्लासिफिकेशन कुछ नहीं होता, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम, 4 किंगडम और 5 किंगडम। एकदम क्लियर है वाली बात। अच्छा बेटा इधर देखो, इधर ये बताओ, फिजिक्स सरल लगती है? चेहरा ही देख लग रहा है। केमिस्ट्री? अच्छा बच्चों, अच्छा केमिस्ट्री से एक बात याद आई मुझे, कल आप लोग की R3 बैच है और कितने लोगों को मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है? हाथ ऊपर। अच्छा, और आपको डिस्टर्ब कौन से सर कर रहे हैं? मतलब हमसे बगैर पूछे टाइम वो रख दिए और साले हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। वाह भाई वाह। तो हम लोग क्या करेंगे, शेड्यूल को रिवाइज करेंगे। रिवाइज कैसे करेंगे? R1 के टाइम पे R3 आएगा, R1 के टाइम पे R3 आ जाएगा, R1 के टाइम पे R3 आए, यही होगा ना। और आपको मोल कॉन्सेप्ट करना है ना? अच्छा, कितने लोगों को नहीं करना है? ठीक है, करने वाले कौन है? करने वाले ज़्यादा बच्चे हैं। तो बेटा सुनो, आप लोग सुनो, आज रात में मैं बात करूंगा और मैं ये क्लास जो R1 की है, जब तक आपका, क्योंकि देखो मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता तो केमिस्ट्री नहीं आती, और अगर हम सब आपस में कोऑपरेट नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन इफेक्ट हो जाएगा। और मोल कॉन्सेप्ट, और पोरवाल सर का मोल कॉन्सेप्ट ही सब कुछ है, वो पढ़ाते मोल कॉन्सेप्ट नहीं है एक्चुअली में, वो मोल कॉन्सेप्ट एक बहाना है, उन्हें फिलॉसफी को दिखाना है। वो बस फिलॉसफी और केमिस्ट्री वर्ड नहीं आता, पर मोल कॉन्सेप्ट में बहुत कुछ बातें हो जाती हैं उनकी। तो मोल कॉन्सेप्ट जिनका छूटा है और जिनका रेडॉक्स रिएक्शन छूटा है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब तक ये 3 टॉपिक आपके खत्म नहीं होंगे तब तक आपके R1 बैच की टाइमिंग शिफ्ट होगी। कोई ऐसा टाइम होगा मॉर्निंग का जिसमें आपको भी दिक्कत ना हो और हमें भी दिक्कत ना हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, इसके साथ साथ कल सुनो, अभी मैं रात में अनाउंस कर दूंगा 11 से 12 के बीच में, ठीक है? अच्छा, अब इसके साथ साथ मुझे ये बताओ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हमें टफ लगती है या नहीं लगती है? क्योंकि वी आर बायोलॉजिस्ट, वी डोंट नो फिजिक्स। जब भी बेटा पीसीएम का पेपर होता था तो रब याद आते थे। कौन याद आता था? रब। पीसीएम रब। आर.एच. विटकर ने ये 5 कैरेक्टर्स लिए बहुत थे, हम 5 पढ़ते हैं। 5 मेन क्राइटेरिया, बुलंद आवाज में मेरे साथ आ जाइएगा। आ जाओ मुन्ना, बोलो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। सबसे मेन लक्षण यही होता है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये कैसा रिलेशनशिप है? फाइलोजेनेटिक। बोलो सेल स्ट्रक्चर। सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, संरचना कैसी है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इतनी बड़ी क्लास में इतना कम आवाज। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बोलो रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी कैसी है, मतलब मल्टी सेलुलर है तो टिश्यू है या नहीं है, ऑर्गन है या नहीं है, ऑर्गन सिस्टम है या नहीं है। तो लास्ट हो गया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब बेटा एक बार सुनाते चले जाओ मुझे प्लीज, रुक जाओ मेरे साथ साथ। पी से बहुत स्लो है, गर्ल्स वर्सेस बॉयज। देन बुलंद,
आज तुम्हें मैं जिताना चाहता हूं बेटा। एक आप देखते हैं किसमें कितना है दम। सोचो तुम लोग को सिखाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। तुम लोग का दिमाग घुमा के तुम्हें चिल्लवाने के लिए, क्योंकि रटना है भाई, कुछ चीज़ें रटी जाती हैं। मुझे कंपटीशन, तुम कंपटीशन के भाव से लगोगे कि बस तेज बोलना है, उसे तुम्हें याद करा देंगे। ये सब टेक्निक होती है, सीख लो मुन्ना, काम आएगी। इधर आओ, फाइलोजेनेटिक पीछे कभी क्या सी से, वाह क्या बात। एम से, अब हमें समझ में आ गया ये लोग क्या है, क्या। आर से, वाह शेर, वाह क्या बात। बी से, वैसे भी हम लोग अपनी आवाज वेस्ट नहीं करते। पी से, अब देखना है कौन तेज, कौन जल्दी जवाब देगा। एक आपसे, एक आपसे। जैसे कक्षा 6 के बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, लॉलीपॉप बेटा लॉलीपॉप खा लो। अब तुम्हारा नंबर। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, आइए तो स्कैन कीजिए, छापिए। पहले इसको लिखोगी, बढ़िया। सीधे साधे सर क्या मिल गए बड़ा। तुम लोग श्रेया श्रद्धा से मिलना चाहोगे? मिलना चाहोगे? बुला लो। डोंट इंसल्ट चैंपियंस, यू आर नॉट अ चैंपियन दोस्त, अभी तुम बन रहे हो और दे आर चैंपियंस। सीरियस हो गए तुम तो यार, इसने बात तो सही बोली। अद्धा अद्धा क्या क्या? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अद्धा बेटा जोरदार तालियां बजाइए। आओ, कैमरा गिरा तो पैसा पूरा ले लेंगे। श्रेया कहाँ? बुलाओ, शर्मा क्या रही है? ये इसी बैच में पढ़ती थी, शायद आप लोग पहचान रहे हो। अरे ये बहुत गुस्सैल है। अरे सर आप अपना बदनाम करेंगे। लो, कौन सा कॉलेज मिला बताओ? अभी कहाँ मिला है? अभी कहाँ मिला है? लो तुम्हें जो बात करनी करो, क्या करूं? कुछ बताओ, टिप्स दो। नेता बन गई हो क्या? आप कुछ जो पूछे तो बता देती हूँ। तुम बात कर ली, बायो पे, फिजिक्स पे, पिन ड्रॉप साइलेंस। बेटा बात करो बेटा, जल्दी करो, आगे करो। हाँ आप बोलो। मतलब सब मेरे ऊपर डाल दिया। ये कब ये कह रहे मैं पूछूंगा सर। आइए पूछिए।
अच्छा पूछो, क्या पूछो, बताओ बायो कैसे पढ़ी, क्या पढ़ी बताओ, शर्मा क्या रही बताओ, एक ताली बजा के हौसला भर दो जरा। रट लो, समझ लो, अगर समझ में नहीं आई तो रट लो भाई। चलो बताओ बताओ। मतलब मेरा रटने का मतलब ऐसे है कि आपको बायो ऐसे रटना है कि आपकी टिप पे हो, मतलब कहीं कहाँ भी जा रहे हो, कुछ भी हो तुरंत आपके मुंह से आंसर निकलना चाहिए, ऐसी बात। थोड़ी सी आगे करो, थोड़ा आगे आगे। मतलब रटने का मतलब ये है कि मतलब कहीं भी आप जाए, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, आप तुरंत मतलब टिप पे आंसर होना चाहिए, मतलब सोचना ना पड़े कि अच्छा ये वहाँ से वहाँ, मतलब तुरंत आंसर। मतलब टीचर तोप की गोली हो न बंदूक की गोली हो, और आप तोप की गोली दें, बस यही बात। और कुछ मेरी तारीफ। आप अच्छा पढ़ाते तभी तो इतनी भीड़ है। बात करो कुछ। पूछना हो तो पूछना, क्या ही बोलो। अभी भी तुम फिजिक्स बताओ। फिजिक्स मतलब देखो, तो पहले जिस टीचर पढ़ रहा है उस पे ट्रस्ट करो कि वो जितना पढ़ा रहा है उतना पढ़ना है, पहले तो ये कर लो। उसके बाद जितना क्वेश्चन करा रहा है वो करो, और फॉर्मूले लिख के रिवाइज करो। मतलब नीट में क्या होता है, मेरे पास टाइम बहुत कम होता है फिजिक्स में, मतलब इतना टाइम नहीं मिलता कि हम ड्राइव करें फॉर्मूले, या तो मतलब छोटा छोटा सोच लेते ना कि ऐसे जाके ऐसे निकाल लेंगे, ये मत सोचो। आपको फॉर्मूले लिख के फिर प्रैक्टिस करनी है, मतलब फिंगर पे लानी, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन तो ऐसे ही होते हैं कि जो फॉर्मूले से डायरेक्ट हो जाते हैं। तो फिजिक्स का तो ये बोलूँगी, पहले जिस टीचर से पढ़ रहे हो उस पर ट्रस्ट करो, वो जितना करने को बोल रहा है वो करो, और कोशिश करो कि वही बार बार कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेवल तो रहता नहीं फिजिक्स का में। जब पढ़ते हैं तो लगता है कि नहीं बहुत है, लेकिन जब करना चाहोगे तो जो टीचर का आप करोगे तो पेपर में लिखेगा हाँ मेरे टीचर इतना करना है, मुझे लगता है कितना बहुत है। कुछ हमारे लिए दो शब्द, हमारी तारीफ। ये तुम्हारा समझ नहीं आ रही सेकंड अटेम्प्ट था, इनका सेकंड अटेम्प्ट था। 85 क्वेश्चन बायो में सही है। 86, अच्छा 6 भड़क गई, करिए 86, और 86 क्वेश्चन इनके सही। फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना था? 85। फर्स्ट अटेम्प्ट में 85, सेकंड अटेम्प्ट में 86। एक बार और रुक जाओ, 87 हो जाएगा। और दोनों साल किससे पढ़ी? सोचना भी है इसमें। पहले था जब टीचर पढ़ाते थे 11th में, तो लगता था कुछ कॉन्सेप्ट है कि बस रट लो। कि माइक दे दो। आप जा रहे हो अपने हॉस्टल में या तो जहाँ भी रह रहे हैं, तो रास्ते में आप एक बार माइंड में उसको कर लो कि इसके बाद ये पढ़ाया, इतनी बड़ी बातें हुई। अब ऐसे भी ज्यादातर लोग अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, तो आपस में थोड़ा सा शेयर कर लो कि ये बताइए, तुम कुछ गलत करोगे तो वो सही कर देगा, इससे दोनों का फायदा हो जाएगा। ये मतलब इसके बारे अभी बोलना जो वो देते जाए वो करते जाओ, बस हो गया बस आगे
आपकी काउंसलिंग क्या गई है? मोर प्रॉब्लम है कि गोरखपुर या प्रयागराज में किसमें है? केमिस्ट्री तो थोड़ा सा एनसीईआरटी खुद पढ़ा है नहीं तो अगर देखो जितना वो करवा है तो मोर सफिशिएंट रहता है लेकिन अगर थोड़ा टाइम मिल रहा है क्या नाम है? अगर मतलब जितना करवा है तो मोर सफिशिएंट है लेकिन अगर आपको लग रहा है टाइम भी है तो रीडिंग कर उसके भी पेपर को एनसीईआरटी के लाइन से कुछ आ जाते हैं ना तो लैंग्वेज करना पड़ जाता है एक का पूछिए एक बताए सब लोग बार बार बोले किसका बताओ एक कोई पूछे सब लोग बार बार अलग क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? टाइम मैनेजमेंट एक दिन में तो किसी का नहीं होता कि एक दिन में आप तीनों मैनेज कर लो जैसे ही आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा जो सर बताते हैं कि बैलेंस करके चलना है एक दिन में तो तीनों बहुत मुश्किल क्योंकि इतने लॉन्ग टाइम की हम लोग की क्लास हो जाती है कि पीठ में वैसे जवाब दे देती है तो यही है वो तो आपको अपने मन से करना पड़ेगा कि जैसे पेपर दे रहे हैं उसमें क्या सही जा रहा है जो सही जा रहा है उसको थोड़ा सा साल भर सब्जेक्ट मैनेजमेंट बताओ कभी फिजिक्स उठेगी तो कभी केमिस्ट्री डाउन होने लगेगी ये तुम्हारे साथ होता था या नहीं होता था? बिल्कुल होता था सर मतलब मैं तो जानू सबके साथ होता होगा बहुत रेयर होंगे जिसके साथ नहीं होता होगा तो उसको मैनेज कैसे किया? भाई कहते जैसे आपने पेपर दिया अब उसमें आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी गई आपने केमिस्ट्री पे टाइम दिया तो अब थोड़ा सा लेकिन आपकी फिजिक्स गिर गई तो उस टाइम आप थोड़ा केमिस्ट्री कम कर दो फिजिक्स को थोड़ा उठा लो फिर पेपर दो अगर फिजिक्स उड़ रही है तो ठीक है उन दोनों को बैलेंस करो अगर बायो गिरी है तो बायो उठा लो टेस्ट पेपर से एनालिसिस करो कि क्या सही जा रही है क्या गिर रही है जब सिलेक्शन नहीं हुआ उस टाइम किसी ने बैड कमेंट किया था जब लास्ट ईयर नहीं हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट इमोशनल ना हो बता दो ये ना पड़ोसी है जैसे कि नॉर्मल है सबका बोल देते हैं हम लोग यहाँ तो कुछ ज्यादा पता नहीं पढ़ने गई है कि कुछ और ही करने गई है ये सुनने को मिलता था फिलहाल इस बार तो ऐसा कुछ नहीं सुनने को मिला आप बता रहे रिवीजन बहुत अच्छा सवाल है कह रहा है ऐसी क्या मिस्टेक थी कि आप 700 प्लस नहीं गए क्योंकि जब कोई इतना स्कोर करता है तो उसे 700 प्लस जाना कोई उसके लिए बड़ी बात नहीं होती तो क्यों नहीं जाता पेपर से लौट के तो एहसास हुआ होगा ना यार ये गड़बड़ियां कर दी थोड़ा सा शायद रिवीजन लैक रहा और कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम था पेपर में सिली मिस्टेक बहुत हो गई बहुत ज्यादा कम से कम 30 इस क्वेश्चंस की सिली मिस्टेक तो मैंने पेपर में की है सिली मिस्टेक तो बोला है अरे ठीक है सिली फिर अंग्रेजी बन जाओ भाई फिर अच्छा ये बताओ क्या पढ़ाई घंटे में तोलती थी नहीं पढ़ाई को घंटे में कभी नहीं तोला ये था कि मेरा तो मुझे जहाँ तक पता है खा लो जो अपने काम है दिन के वो हो जाए उसके बाद जो भी टाइम था बस पढ़ते रहो रोड होमवर्क करती थी कि नहीं रोड हाँ होमवर्क बिल्कुल करते थे मैं और मेरी फ्रेंड थी यहाँ बैठी इस बार इसका तो होना ही है तो हम लोग क्या करते थे पढ़ते जाते थे फिर जो सर ने बताया या जो भी सर ने कहा कि पढ़ के जाना है तो हम लोग रास्ते में रिवाइज करते जाती थी और उसके बाद कुछ गलत होता था तो मारते भी थे एक दूसरे को और फिर ये क्या कहते थे कि आज ये तुमको याद करके आना हम दोनों को फिर सुनेंगे और मान लो कि वो नहीं बता पाई तो वो मुझे मारती थी हमने वो मतलब दोनों में से जो नहीं बता पाता था वो मार खाता था अच्छा खासा मार खाता था पीठ दर्द होती थी ताला बढ़ता था श्रेया का सिलेक्शन की सबसे बड़ा रोड़ा कौन सा सब्जेक्ट था तो उस बायो कैसे तेज करी उसका तरीका बताओ एनसीईआरटी पकड़ो नौकर बना लिया एनसीईआरटी को मतलब बार बार पढ़ो जितना हो सके उतना मतलब पढ़ो आप मतलब सेटिस्फाइड तो कभी हो ही नहीं सकते किसी चैप्टर से और टेस्ट पेपर जितने हो सके उतने तो मतलब टेस्ट पेपर्स बिल्कुल मत छोड़ो मैं तो यही कहूंगी क्योंकि कभी कभी होता है कि हम एनसीईआरटी की कुछ लाइन जो होते हैं फ्लो में भूल जाते हैं वो टेस्ट पेपर्स के थ्रू कवर हो जाती हैं
यही सब और कुछ बोलना है? नहीं। हमारे पास सर मतलब यही है ना कि आप अगर खुद से बोल रही है बोलने आप बोला भाई ना ना हाँ मतलब अगर आपको लगता है कि हम खुद से बायो पढ़ लेंगे, होता है हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन सर की चीजें होती ना माइंड में टिकी रहती हैं बहुत देर तक या लंबे समय तक। हम लोग अभी भी कॉन्सेप्चुअल सर के एग्जाम्पल्स अभी भी टिके हुए हैं, शायद हम लोग के आगे भी काम आने वाले हैं। तो यही ना, सर बहुत कंसेप्चुअल पढ़ाते हैं, वही सर की खासियत है। मैंने आज तक तो बायो की कोचिंग मैंने तो खुद से ही बायो करी थी, लेकिन जब सर से बायो की तो मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा था बस। पहले तुम शुरू में बायो नहीं कर रही थी ना? शुरू में बायो नहीं कर रही थी, किसने बोला था करने को? आपने, पुरवाल सर ने बोला था क्लास करने को बायो अच्छा की। पूर्वाल से सही डिसीजन था। हाँ वो बहुत सही था। चलो जाओ मेडिकल कॉलेज जाओ। अरे पढ़ रही बेटा जोरदार ताली हो जाएगी। ठीक है, आप बताएंगे आप वाले कितनी देर बजेगी, ध्यान रखिएगा। चलो अब पढ़ाएं, चलो यहाँ से। डॉक्टर को इज्जत नहीं। हाँ बेटा बनाओ बनाओ बनाओ, इसको लिखा, आओ वापस आओ, इसको बनाओ, बस इसको बनाओ बेटा, इसको बनाइए। आर.एस. विटकर ने क्या किया था? 5 किंगडम ना, जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है सब के सब मुरैना, हर दोनों में मॉर्फोलॉजी ली गई है, ध्यान रखना। हमारी एनसीईआरटी का यही मानना है। कल हम लोग का मुनेरा खत्म होगा, परसों प्रोटिस्टा, 2 लेक्चर फंजाई, 1 लेक्चर वायरस थायराइड प्रियन। हो गया, हटाओ। ई नाइमा मतलब रेड ब्लड है, ए नाइमा मतलब रेड ब्लड एब्सेंट, ए फॉर एब्सेंट। हाँ नहीं, बस रेड ब्लड नहीं, सिर्फ ऐसा ही किया। हाँ वो तो लीनियस ने किया था। क्यों नहीं छेड़ा गया? बिल्कुल छेड़ा गया। कैसी बात कर रहे हो? एनिमल में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो अलग हो गए। पहले आपका ये डाई आइटम्स वगैरह किस, जैसे पहले आपका यूग्लिना किस, आपका ये स्लाइम मोल्ड या प्रोटोजोआ, ये एनिमल में रखा गया, लेकिन अब उसको निकाल के रख दिया गया प्रोटिस्टा में। बता रहा हूं, अभी आएगा। हाँ हटाऊं। अब वो जो हमने गोले बनाए थे, पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। वो जो गोले बनाए थे वो गोले आपको नहीं ड्रॉ करना है। अब आपको ये जो बनाने जा रहा हूं, अभी बेटा खत्म नहीं हुआ, 2 मिनट दे दो, बस 2 मिनट दे दो मुझे। अब इधर आइए, मेरे साथ लिखिए क्लासिफिकेशन, साफ सुथरे पेज पे। क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन was given by Carolus Linnaeus. इन्होंने क्या किया? लिविंग ऑर्गेनिज्म के 2 ग्रुप बनाए, प्लांट और एनिमल। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, हैकल, कोपलैंड नहीं बेटा, हैकल हो गया। इन्होंने प्लांट और एनिमल दोनों से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अलग कर दिए और एक नया ग्रुप बनाया प्रोटिस्टा।
थोड़ा सा जगह कम पड़ जाएगी। शास्त्रों में से चिरकुटाई कही गई है। बाकी बचे किस में रख दिए गए? प्लांट। और बाकी बचे एनिमल भी किस में रख दिए गए? एनिमल। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। कोपलैंड, मैं तो बार बार मॉडिफाई कर लूंगा, तुम कहां से करोगे? प्रोटिस्टा को डिवाइड कर दिया 2 ग्रुप में। एक मोनेरा, जो प्रोकैरियोट थे वो किस में डाल दिए गए? मोनेरा। और जो यूकैरियोट थे किस में डाल दिए गए? प्रोटिस्टा। बाकी प्लांट वैसे ही थे, एनिमल वैसे ही थे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, बस ये मेन चार्ट है। आर.एच. विटेकर, (1969) इन्होंने प्लांट को डिवाइड किया 2 पार्ट में। जिनकी सेल वॉल फंजाई की, जिसकी सेल वॉल काइटिन की वो फंजाई, और जिनकी सेलुलोज की वो प्लांट। बाकी बचे मोनेरा और प्रोटिस्टा। हो गया। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। कार्ल वूजी, ईयर आपके सिलेबस में नहीं है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, या इसी को बोलते हैं 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। अभी सिखाने वाला हूं आपको। हाँ, एरिस्टोटल का माना ही नहीं गया ना, उतना साइंटिफिक नहीं था। साइंटिफिकली अप्रोच किया था ना, पर वो बहुत साइंटिफिक अप्रोच, मतलब बहुत ज्यादा कैरेक्टर नहीं लिए ना। हो गया। अब सबके कैरेक्टर ये तो लिख लोगे ना, 2, 3, 4, 5 बोल दिया करो बेटा। अब सबके कैरेक्टर्स लिखूंगा, किस आधार पे किया गया। एरिस्टोटल, लीनियस ने प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। हैकल ने यूनिसेलुलर ऑब्लिक मल्टीसेलुलर। कोपलैंड ने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में के आधार पर डिवाइड किया। और विटेकर ने पीसीएम रब के आधार पर। अब क्या पूरा लिखें क्या? ओवर एंड आउट छापिए। मैं आपको दे दूं इसे क्या? पीडीएफ दे दूं, बाद में बना लेना, मैं आगे बढ़ूं। चल, कितनी देर में कर लोगे? 5 मिनट। पीडीएफ दे देता हूं, क्योंकि आज ऑलरेडी मैं 12 मिनट लेट हूं, तो इसको छोड़ देते हैं। अभी इसको हम लोग दे दूंगा, तुरंत दे दूंगा, तुरंत पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। आइए, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। मेरी बात सुनो, ऊपर
6 के आप घर नहीं पहुंच पाओगे, उससे पहले पीडीएफ पहुंच जाएगी। मेरी पीडीएफ तुमसे तेज है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन का मतलब समझो क्या है। असल में बच्चों हमने अभी पढ़ा मोनेरा, प्रोटिस्टा, जरा एक पेज पलट दीजिए, फंजाई, प्लांट, एनिमल। वैसे एक बार और अलग से लिख ले रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं ये बाद में बताऊंगा। नीचे वाला मत देखना, इधर देखो। कार्ल वूजी ने देखा ऊपर कि मोनेरा में भी 2 ग्रुप है। सुनना बहन, मोनेरा में भी कितने ग्रुप हैं? 2। देखो पढ़ो, एक लिखा होगा आर्की बैक्टीरिया, एक लिखा होगा यू बैक्टीरिया। बोलो यार। वूजी ने कहा आर्की बैक्टीरिया तो हार्श हैबिटाट में पाए जाते हैं और यू बैक्टीरिया नॉर्मल हैबिटाट में पाए जाते हैं। आर्की बैक्टीरिया बेहद खतरनाक हैबिटाट में पाए जाएंगे और यू बैक्टीरिया नॉर्मल हैबिटाट में पाए जाएंगे। तो सीधी सी बात है, चाहे इनकी सेल वॉल हो या चाहे इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, बताओ सेम केमिकल की बनी होगी या डिफरेंट? बोलते ही नहीं यार। अगर आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया अगर हार्श एनवायरनमेंट से लड़ रहा है, इसका मतलब उनकी सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनका केमिकल कंपोजिशन, इनका स्ट्रक्चर नॉर्मल बैक्टीरिया जैसा होगा कि अलग होगा? अलग होगा। इसका मतलब दोनों जेनेटिकली अनरिलेटेड हुए, अर्थात उनके जीन्स अलग है। उनके जीन्स हार्श हैबिटाट में को झेलने वाली प्रोटीन बना रहे होंगे और उनके जीन्स नॉर्मल हैबिटाट को झेलने वाले। तो बताओ इन्हें सेम माना जाए कि अलग अलग? अलग अलग। विरोध कर दिया वूजी ने। वूजी ने कहा ना भैया, दे आर जेनेटिकली वेरी डिफरेंट। वन इज लिविंग इन हार्श हैबिटाट एंड वन इज लिविंग इन नॉर्मल हैबिटाट। How you can put both of them in the same group? That is Monera. इतना लंबा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा सुन भाई, आर्की बैक्टीरिया को हम आज से आर्की बोलेंगे और ये एक अलग ग्रुप होगा क्योंकि जेनेटिकली क्या है? डिफरेंट। और यू बैक्टीरिया को सिंपली हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया। समझ गए बात को? आर्की बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे? आर्की। और यू बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे? सिंपली बैक्टीरिया। बाकी जितने बचे हैं इन सबको मिला के उन्होंने एक नाम दे दिया यूकैरियोन। यूकैरियोन क्यों नाम दिया? क्योंकि सबके सब क्या थे? यूकैरियोट्स। बोलो भैया, इधर कहते हैं इनका आपस में रिलेशनशिप हो सकता है भैया, सबके सब यूकैरियोट है। लेकिन इसको तो अलग रखो पहले, क्योंकि ये प्रोकैरियोट है। प्रो में भी देखा जाए तो ये हार्श झेल लेता है, ये हार्श नहीं झेल पाता है। इसका मतलब ये दोनों जेनेटिकली सेम या डिफरेंट? डिफरेंट की वेरी डिफरेंट। तो इन्हें अलग ग्रुप में रखा जाए कि सेम? तो इन्होंने टोटल ग्रुप कितने बनाए? 3। ठीक, 3 ग्रुप बनाए और इन्हीं ग्रुप्स को बोला डोमेन। क्या बोला? डोमेन। तो टोटल डोमेन कितने हुए? 1 2 3। पक्का? यूकैरियोन में टोटल कितने किंगडम आ गए? 4। यूकैरियोन नाम के डोमेन, जैसे किंगडम नाम है वैसे डोमेन नाम है। यूकैरियोन में टोटल कितने डोमेन आ गए? 4 वो हो गए, 2 ग्रुप ये हो गए। टोटल ग्रुप कितने हो गए? 6। डोमेन कितने थे? डोमेन कितने थे? 1। इसी वजह से इसे कहा गया 3 डोमेन ऑब्लिक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। एकदम क्लियर है वाली बात? क्लियर है वाली बात? बोलते ही नहीं हो यार। आइए लिखिएगा ड्रॉबैक्स ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। सब बता दूंगा, पेज नंबर वाइज बताऊंगा। ड्रॉबैक ऑफ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। वेरी गुड। 6 सबसे लेटेस्ट है, उसमें ड्रॉबैक निकाल रहा हूं, कल ही मुझे नोबल ना मिल जाए। इसको आप लोग कॉपी टेढ़ी करके बनाना, समझ गए ना मेरी बात? लैंडस्केप मोड में लेना। दोबारा बना लोगे तो क्या हो जाएगा? डायरिया। दूसरा, तीसरा। बेटा इधर इधर इधर, यहां मैं कुछ लिख रहा हूं। पेज नंबर 3 पर जो लिखा है वो यहां पर बनाना है, कार्ल बूजी के सामने। कार्ल बूजी के सामने जो पेज नंबर 3 पे लिखा है ये इतना आपको ड्रॉ करना है। समझ में आ गई बात? पक्का?
पेज नंबर 3। हाँ लिखो ड्रॉबैक ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। नहीं ये सब नहीं बनाना। चार बस। ड्रॉबैक ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन कर लिया। पहला, क्या बैक्टीरिया जो कि यूनिसेलुलर है, क्या उसे आप मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ रख सकते हो? पहला। लीनियस पुट टुगेदर डैश प्रोकैरियोट्स। पहला सॉरी डैश, एक लाइन छोड़ो और अच्छा। पहला, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। दूसरा, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ये बताओ, एल्गी, ब्रायोटाइडो, ये सब ऑटोट्रॉपिक है कि हेट्रोट्रॉपिक? कम ऑन, ऑटो या हेट्रो? पक्का? और आपका फंजाई क्या है? हेट्रोट्रॉपिक। तो आप क्या ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स को हेट्रोट्रॉपिक फंजाई के साथ रख सकते हैं? तीसरी कमी, फोटोसिंथेटिक। तीसरी, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे मतलब वो हेट्रोट्रॉपिक हो गए। फोटोसिंथेटिक आमतौर पे बोला हूं मैं, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक कर लिया। कर लिया इतना? अब नोट लिखो, नोट। कुछ ऑर्गेनिज्म दोनों ग्रुप में नहीं आ रहे थे क्योंकि उनके जीवन में किसी स्टेज पर सेल वॉल होती है और किसी स्टेज पर सेल वॉल नहीं होती। जैसे स्लाइम मोल्ड में कभी सेल वॉल होती है, कभी सेल वॉल नहीं होती। कब होती है कब नहीं होती हम आगे बात करेंगे। किसी उनके जीवन में किसी स्टेज पे सेल वॉल होती है और किसी स्टेज पर अब्सेंट होती है। चार्ट देख के बताइए कौन से ऐसे दो किंगडम है जो सब में पाए गए? हाँ, ऊपर हाथ देखना, सब हाथ का खेल है। वक्त के साथ अलग अलग वैज्ञानिक आते गए जिन्होंने अलग अलग लक्षणों के आधार पर क्लासिफिकेशन किया। वक्त के साथ अलग अलग वैज्ञानिक आते गए और उन्होंने वक्त के साथ अलग अलग लक्षणों के आधार पर क्लासिफिकेशन किया। लेकिन हर किंगडम का नेचर तो बदल रहा था। कभी प्रोटिस्टा प्लांट में थे, कभी फंजाई प्लांट में थे। बोलो यार, बोलती नहीं हो यार। कभी प्लांट में नहीं है, जो हो सकता है ना थे वो अब आ गए हो। वक्त के साथ हर ग्रुप का नेचर चेंज हो रहा है। पूछेगा क्यों हो रहा है? क्योंकि वक्त के साथ अलग अलग वैज्ञानिकों ने सबने लक्षण क्या लिए? अलग अलग। लेकिन उसके बावजूद ये दो नाम कांस्टेंट रहे। कौन कौन? प्लांट और एनिमल। ओवर एंड आउट। एनसीईआरटी ओपन कीजिए, एनसीईआरटी ओपन कीजिए भाई साहब। भाई जी एनसीईआरटी ओपन कर लो। मैं एग्जाम में जब ऑप्शन देखोगे तो चवन्नी उछालोगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ऐसे करोगे। हो गया। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 2/3 क्वेश्चन कंफर्म्ड। 2 से 3 सवाल आएगा। 2/3 क्वेश्चन कंफर्म। सिंस द डॉन, हटो उतरेंगे। सिंस द डॉन, डॉन DAWN, डॉन का मतलब शुरुआत। DAWN, सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता की शुरुआत में देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स, बहुत से प्रयास हुए टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए। इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली मतलब बिना किसी
बिना किसी बेस के, लिख लो ना पता हो तो। नहीं एनसीईआरटी ले लो अगर सिलेक्शन लेना है। इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली, इंस्टिंक्टिवली का मतलब हुआ बिना किसी बेस के। नॉट यूजिंग द क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक, क्राइटेरिया मतलब मापदंड, ऐसे मापदंडों का इस्तेमाल नहीं हुआ जो साइंटिफिक हो। नॉट यूजिंग द क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक बट बोर्न आउट, बोर्न आउट मतलब निकल कर आया, बट ये आइडिया निकल कर आए, कैसे आए? ड्यू टू नीड टू यूज ऑर्गेनिज्म फॉर आवर ओन यूज, और लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करना अपनी जरूरत के लिए। अब जरूरत क्या है? फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग। अंडरलाइन, एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट, एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट, वो बिल्कुल शुरुआत वाले थे टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ताकि हम क्लासिफिकेशन को और ज्यादा साइंटिफिक कर सके। ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिए टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म। अंडरलाइन करो बेटा, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को गोले में लो, सिंपल को गोले में लो, यही कॉम्प्लेक्स कर देगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बहुत डीप एनालिसिस करी थी कि ऊपर ऊपर से? बोलो यार, पक्का? ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासिफाई प्लांट इनटू ट्री, श्रब एंड हर्ब। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल इनटू जिनका रेड ब्लड है और जिनका रेड ब्लड नहीं है। इन लीनियस टाइम, लीनियस के टाइम में टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, जिसमें कौन कौन था? प्लांट और एनिमल वॉज डेवलप्ड that include all plant and animal respectively, respectively मतलब क्रमशः, अनुसार। This system did not distinguish, underline, इस सिस्टम ने किसे किसे अलग नहीं रखा, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को। मिला? फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी को, फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी को नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई के साथ रख दिया। जो फंजाई फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है उसको आप एल्गी के साथ कैसे रख सकते हो? ये तो बिल्कुल अलग लक्षण हुआ ना, बोलते ही नहीं हो यार। लीनियस का क्लासिफिकेशन वॉज इजली डन, आसानी से हो गया था। लीनियर क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियस वॉज इजली डन, लेकिन समस्या, और आसानी से हम समझ भी सकते थे, सिंपल था। प्लांट मतलब भाई सेल वॉल है, प्लांट नहीं एनिमल, बात खत्म। लेकिन बट लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, चौथी कमी, डिड नॉट फॉल इनटू ईदर कैटेगरी, वो दोनों कैटेगरी में नहीं आ रहे थे। हेंस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन करना, काफी लंबे समय तक चला था, लगभग 100 साल के लिए। टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट का मतलब अपर्याप्त, जो पर्याप्त ना हो गया। बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी मतलब ऊपर से किसी को देखना, मोटा मोटा। बिसाइड मतलब के अलावा, बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजी अ नीड वाज आल्सो फेल्ट, फेल्ट मतलब यहां महसूस हुई, कमी लगी, कमी उन्हें महसूस हुई कि अब दूसरे कैरेक्टर भी हम लोग इसमें ऐड करें। सिर्फ मॉर्फो देख के काम नहीं चलेगा कि लीनियस से बस मॉर्फो देख लिया कि सेल वॉल है नहीं है, बात खत्म, ऐसा थोड़ी होगा। एरिस्टोटल ने अगला कहते हैं हम इसमें और कैरेक्टर जोड़ेंगे, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि भाई ऑटोट्रॉपिक है, हेटेरोट्रॉपिक है, हैबिटाट कैसा है, अर्थात पानी में रहता है या जमीन पे रहता है। इसके बाद मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल है या एसेक्सुअल है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर टाइम, वक्त के साथ बहुत प्रकार के परिवर्तन हुए। यद्यपि, दो का मतलब यद्यपि, अंडरलाइन, प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम, हर डिफरेंट सिस्टम में दो चीज कांस्टेंट थी, दैट इज प्लांट और एनिमल। द अंडरस्टैंडिंग, अब ऐसा क्यों था, अब ऐसा क्यों था? सुनना मेरी बात, आगे सुनना। कह रहा था अंडरस्टैंडिंग ऑफ किसी भी ग्रुप या किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो इंक्लूड किए जाते थे इन किंगडम में, वो लगातार चेंज होती रही हमारी सोच, क्योंकि नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम हैव आल्सो बीन अंडरस्टूड अलग अलग साइंटिस्ट बाय अलग अलग साइंटिस्ट ओवर टाइम। क्योंकि भाई सीधी बात है, अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग कैरेक्टर ले रहे थे। कोई यूनिमल्टी बोल रहा है, कोई प्रो यू बोल रहा है, तो सीधी सी बात है, जब अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग कैरेक्टर लेगा तो ग्रुप का नेचर क्या होगा? बदलता जाएगा। जो ऑर्गेनिज्म कभी उस ग्रुप में थे वो उस ग्रुप में अब नहीं रहेंगे, और देखो नया नया ग्रुप बनके चला आया है। आगे कहता है आर.एच. विटेकर 1969 प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल। मेन क्राइटेरिया पीसीबी, रब, ऊपर पीसीएम, रब, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। हो गया? आओ
टेबल 2.1 में हमने कंपेयर किया, वो भी मैं दिखाऊंगा। द 3 डोमेन सिस्टम हैव आल्सो बीन प्रपोज्ड, जो डिवाइड करता है किंगडम मोनेरा को कितने डोमेन में? 2 में। एक आपका बैक्टीरिया और एक आपका आर्की। लिविंग द बचे हुए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को तीसरे डोमेन में डाल दिया, जिसका नाम हमने क्या रख दिया था? क्या? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन या 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। अच्छा, आप इसे हायर क्लासेस में सीखेंगे, एंड वी आर नॉट गोइंग टू बी टैक्सोनॉमिस्ट, वी आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर, सो वी विल नेवर लर्न दिस। अरे तुम तो ऐसे मुंह ऐसे खोल दी मौलाना। लेट अस लुक एट दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या मुद्दा, क्या क्या चीजें आई जो क्लासिफिकेशन सिस्टम को लगातार प्रभावित करती रही। अर्लियर ऊपर एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, इनको लीनियस ने प्लांट में रखा था कि एनिमल? इसमें पंजाई को, पंजाई जिसकी सेल वॉल काइटिन की वो भी प्लांट में, और जिसकी सेल वॉल सेलुलोज की वो भी प्लांट। क्या ये जायज है कि ना जायज है? लेट अस लुक एट द 5 किंगडम अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम। बैक्टीरिया हो, ब्लू ग्रीन एल्गी हो, फंजाई हो, मॉसेस हो, फर्न हो, जिम्नो हो, एंजियो हो, ये सब आपको आगे पढ़ाए जाएंगे। ये सब आपके किस में रख दिए गए? प्लांट में। इसको रटना मत अभी, क्योंकि ये आगे हेडिंग है यार प्लांट किंगडम की। सब कैरेक्टर जो इस ऊपर अगर ऊपर अगर एसर्शन आ गया कि ये सब प्लांट में रखे गए, क्यों? क्योंकि सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन देखा कि उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस। बहुत अच्छा। कहता द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड मतलब एक करना, दिस होल किंगडम वाज दैट कि सभी ऑर्गेनिज्म जो उसमें इंक्लूड है उनकी सेल के पास क्या थी? सेल वॉल। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्ड मतलब अलग अलग होना। अब इस एक लक्षण के आधार पर जो बिल्कुल डिफरेंट ग्रुप थे उन सबको उठा के किस में रख दिया था लीनियस ने? एक में। अच्छा, कह रहा है दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक, दूसरे कैरेक्टर में बिल्कुल अलग थे। इट ब्रॉट टुगेदर, अब लीनियस के अकॉर्डिंग प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को इन्होंने यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के साथ रख दिया। एग्जांपल ऊपर क्लैमाइडोमोनास, यूनिसेलुलर की मल्टीसेलुलर। तो इस लिहाज से क्लैमाइडोमोनास को होना चाहिए था, यूनिसेलुलर है और यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, तो इसको होना चाहिए था प्रोटिस्टा में। लीनियस ने डाल दिया प्लांट में, क्योंकि क्या देखा था लीनियस ने? सेल वॉल। ये कैरेक्टर के साथ थोड़ी क्लासिफाई कर दोगे, कैरेक्टर ढेर सारे लेंगे। अगला कहता है इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी को एक साथ रख दिया। कह रहा फॉर एग्जांपल क्लैमाइडोमोनास जो कि यूनिसेलुलर है, स्पाइरोगायरा जो कि मल्टीसेलुलर है। ठंड रखोगी एक सेकंड। स्पाइरोगायरा में मैं वो स्पाइरोलीना, ये स्पाइरोगायरा है, सही से पढ़ो। क्लैमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा वर प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गी, और ये क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक को भी एक में रख दिया, फंजाई और ग्रीन प्लांट को क्या कर दिया? एक में। यद्यपि दे ऑल्सो शोड कि इनकी सेल वॉल के कंपोजिशन क्या है? अलग अलग, उसके बाद भी लीनियस उठा के इसको किस में रख दिया? एक साथ। गलत बात। छी बाबा, लीनियस। अच्छा, कह रहा है ग्रीन प्लांट के साथ रख दिया जिनकी सेल वॉल किसकी बनी है? सेलुलोज। When such characteristic were considered, फंजाई को हम अलग किंगडम में रख दिए गए, और किंगडम क्या बना? किंगडम फंजाई। हम लोग कितना सिस्टमैटिक पढ़ते हुए आए, बोलो यार। कहता है, ये लाइन नहीं समझ में आई क्या? बोल दो भैया, मन से रीड कीजिए। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जितने भी प्रोकैरियोट्स थे, वर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा, और यूनिसेलुलर यूकैरियोट को किसमें डाल दिया? प्रोटिस्टा। अभी 4 लाइन अभी छोड़ दीजिए। इट हैज पुट टुगेदर, मिला, विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन, हमने अलग अलग किंगडम में रखा था, इन्होंने क्या कर दिया? सबको मिला दिया था। दिस हैपेंड बिकॉज क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया आपका लगातार वक्त के साथ क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था, और चेंज लगातार फ्यूचर में होते जाएंगे। डिपेंड करेगा कि अभी हम लक्षणों के बारे में और कितना डिटेल में जानेंगे, और सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देंगे? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ओवर टाइम, वक्त के साथ, एन अटेम्प्ट हैव बीन मेड, अब कोशिश की गई क्लासिफिकेशन सिस्टम को इवॉल्व करें। इवॉल्व करने का मतलब और अच्छा करें, इवॉल्व करें क्लासिफिकेशन सिस्टम को, विच रिफ्लेक्ट, जो दर्शाए ना सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटी,
ये नहीं कि बस मॉर्फोलॉजी सेम है, फिजियोलॉजी सेम है और रिप्रोडक्टिवली सिमिलर है, बल्कि अब हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी मद्देनजर काम करेंगे। तो सबसे टॉप पे फीचर क्या रखोगे? फाइलोजेनेटिक रिलेशन। इन दिस चैप्टर, हम इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई को अकॉर्डिंग टू व्हिटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। प्लांट एंड एनिमल जिसे हम कॉमनली क्या, प्लांटी और एनिमलिया जिसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, प्लांट और एनिमल किंगडम। अब बेटा एक पेज पलटो, पीछे जाओ। टाइम कितना हुआ बच्चों? कितना बोलती हो तुम? इसे रोज पक पक पकाते थे, 10 बज गए, संतोष पानी लिया। आज का रोड होमवर्क है बच्चों। ये शीट आप ही ने मुझसे कहा था, आप ही ने मुझसे कहा था, इस वजह से ये शीट मैंने दी है। इसमें थोड़ा सा लाइनें हल्की हैं, आप इन्हें प्लीज पहले मोटा कर लेना। लाइन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही ये शीट बनाई गई है, तो एनसीईआरटी देख के लाइनें गाढ़ी कर लेना, उसके बाद लेबलिंग कर लेना। तो आज आपका रोड होमवर्क ये है कि आपको ये शीट, जिनके पास नहीं है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हुए जाएंगे, आप ये शीट पूरी एक बार देख लेंगे मन से, ताकि आप घर पे पहुंचे और पेन निकालें, धड़ 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 चालू, और घर जाते ही आधे घंटे में शीट खत्म करनी है। कितनी देर में? और उसके बाद एनसीईआरटी से मैच करेंगे कि हमने गलती क्या क्या करी। पकड़िए, आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।